नमस्ते, सदावत सलीम, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस्ट में। शुरू करते हैं आज की डिफेंस खबरों को। दोस्तों पहली खबर की बात करते हैं तो ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर आ रही है। भारत रूस डिफेंस ज्वाइंट वेंचर ब्रह्मोस एरोस्पेस हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में सक्षम है और 5 से 6 सालों में अपनी पहली ऐसी मिसाइल भारत बना लेगा। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने इस बारे में खुद जानकारी भी दी है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ और एमडी अतुल राणे जी ने कहा कि ब्रह्मोस एरोस्पेस हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में सक्षम है और मात्र 5 से 6 सालों में हम अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में सक्षम हो जाएंगे। दोस्तों बता दें कि जो ब्रह्मोस 2 मिसाइल है वो काफी घातक होने वाली है। इसमें स्क्रैमजेट इंजन लगाया जाएगा जो इसे शानदार स्पीड यानी कि गति और ग्लाइड करने की क्षमता प्रदान करेगा। कहा जा रहा है कि इस मिसाइल की रेंज 600 किलोमीटर होगी जिसे बढ़ाकर 1000 किलोमीटर तक किया जा सकता है, लेकिन इसकी गति बहुत ज्यादा होगी यानी कि मैक 8, जिसे कि हम 9800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार कह सकते हैं। ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल एंटी शिप लैंड अटैक सतह से सतह पर मार करने वाली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी। इसे युद्धपोत, पनडुब्बी, फाइटर जेट या जमीन पर मौजूद मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकेगा। इसका फायदा ये होगा कि चीन या पाकिस्तान के टारगेट्स को खत्म करने में इसे सेकंड्स भी नहीं लगेंगे। इसकी गति इतनी ज्यादा होगी कि रडार की पकड़ में भी नहीं आएगी। ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल, ये मिसाइल हवा में अपनी दिशा भी बदल सकती है, टारगेट का पीछा करके उसे खत्म कर पाएगी। इसके लिए मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम यानी कि MTCR तकनीक को भी अपग्रेड किया जा रहा है ताकि ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को नियंत्रित भी किया जा सके। दोस्तों नेपाल बॉर्डर के रास्ते भारत में अवैध तरीके से 2 चीनी नागरिक घुसे। बता दें कि 15 दिनों तक ये आराम से नोएडा में घूम रहे थे, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को इनकी भनक तक नहीं लगी। बता दें कि नेपाल बॉर्डर के रास्ते वापस जाते समय SSB की टीम ने इन दोनों को पकड़ा है, जिसके बाद दोनों को पूछताछ के लिए बिहार पुलिस को सौंप दिया गया। इस मामले में नोएडा पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है और पता लगाया जा रहा है कि वे नोएडा में कहां और किन उद्देश्यों से रुके हुए थे और किन लोगों के संपर्क में थे। बता दें कि ये 2 चीनी नागरिक पहले चीन से थाईलैंड पहुंचे, उसके बाद नेपाल के काठमांडू पहुंचे, वहां से साइकिल पर सवार होकर नेपाल बॉर्डर तक आए और 24 मई को ये दोनों चीनी नागरिक अवैध रूप से भारत में दाखिल हो गए। भारत में दाखिल होने के बाद इन्होंने एक कार भी रेंट पर ली और वहां से नोएडा में रहने वाले अपने दोस्त के यहाँ पहुंच गए और 15 दिनों तक वहां घूमते रहे। हालांकि तफ्तीश शुरू कर दी गई है। जो भी जानकारी सामने आएगी उससे पता चल पाएगा कि इन चीनी नागरिकों की इंटेंशन क्या थी। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो सिपरी से आ रही है। स्टॉकहोम स्थित थिंक टैंक सिपरी ने दावा किया है कि जनवरी 2022 तक भारत के पास 160 परमाणु हथियार थे और ऐसा लगता है कि भारत अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार कर रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक बयान में यह कहा गया है कि पाकिस्तान भी अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार कर रहा है। सिपरी ने कहा कि चीन पहले से ही अपने परमाणु हथियारों को बढ़ा रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से संकेत भी मिला है कि चीन ने 300 से अधिक नई मिसाइल साइलों का भी निर्माण किया है और जनवरी 2022 में चीन के पास 350 परमाणु हथियार थे। अब ये दावा किया जा रहा है कि जहां भारत का परमाणु भंडार 2021 में 156 से बढ़कर 2022 में 160 हो गया है, वहीं पाकिस्तान का परमाणु भंडार 165 पर ही बना हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार करते हुए दिखाई देते हैं और दोनों देशों ने 2021 में नए प्रकार के परमाणु वितरण प्रणाली की शुरुआत की है और इसे विकसित करना जारी रखा है और आने वाले वर्षों में दुनिया के परमाणु हथियारों के भंडार में वृद्धि होने की आशंका है, जिसमें शीत युद्ध की समाप्ति के बाद गिरावट देखी गई थी। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो अस्त्रा मार्क 2 BVR मिसाइल को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों कहा जा रहा था कि अस्त्रा मार्क 2 मिसाइल का टेस्ट इस साल किया जाएगा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इसमें देरी हो सकती है, यानी कि अस्त्रा मार्क 2 का टेस्ट अब अगले साल यानी कि 2023 में होगा। अस्त्रा मार्क 2 का आना बेहद जरूरी हो गया है क्योंकि चीन और पाकिस्तान PL-15 का इस्तेमाल कर रहे हैं। बता दें कि चीन की PL-15E को रशियन R-77 पर एक बढ़त है और ये जो R-77 मिसाइल है वो हमारी सुखोई 30 MKI और MiG-29 में भी लगी हुई है, इसीलिए अस्त्रा मार्क 2 का आना बेहद जरूरी हो गया है। दोस्तों अगली खबर भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। बता दें कि भारतीय वायुसेना भारत सरकार के साथ बातचीत कर रही है 7 और चिनूक हेलीकॉप्टर्स को खरीदने के लिए। वहीं दूसरी तरफ बोइंग का कहना है कि वे अब P-8I का उत्पादन बंद करने वाले हैं और बोइंग का मानना है कि अगर उन्हें नए ऑर्डर नहीं मिलते हैं तो 2025 से 2026 तक P-8 का जो प्रोडक्शन लाइन है उसे बंद कर दिया जाएगा, जैसे कि C-17 ग्लोबमास्टर का प्रोडक्शन बंद किया जा चुका है। बता दें कि भारत पहले 6 और P-8I विमान खरीदने वाला था, वो भी अपनी नौसेना के लिए, लेकिन अब भारत सरकार की जो नई नीति आई है उसके तहत इसी तरीके के विमान भारत में बनाए जाने हैं, जिसके लिए DRDO टाटा एयरबस C295 एयरक्राफ्ट को मल्टी मिशन वेरिएंट को तैयार करा है, जो कि एंटी शिप, सर्च एंड रेस्क्यू और एंटी सबमरीन वॉरफेयर में इस्तेमाल में लाया जाएगा। अगली खबर S-400 को लेकर आ रही है। रूस की तरफ से जरूरी हार्डवेयर की आपूर्ति में होती देरी के बीच रूस के राजदूत ने कहा कि रूस भारत को S-400 की पहली रेजिमेंट दिसंबर 2021 में और दूसरी रेजिमेंट अप्रैल 2022 में सौंप चुका है, जिसे कि भारत ने चीन और पाकिस्तान के खिलाफ तैनात किया है।
और आने वाली जो स्क्वाड्रन्स है S-400 की, उनमें किसी भी तरीके की कोई देरी नहीं होने वाली है। दोस्तों अगली खबर HAL से आ रही है। दोस्तों HAL और इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री ने बोइंग 767 एयरक्राफ्ट के एयरफ्रेम पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसे कि कम लागत पर तैयार किया जाएगा। बता दें कि इसे मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट में बदला जाना है। इंडियन एयरफोर्स HAL के साथ मिलकर पहले 6 यूनिटों के फाइनल कॉन्फ़िगरेशन पर काम कर रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना 18 और इसी तरीके की यूनिट्स खरीदेंगी ताकि इनका इस्तेमाल सेना को ले जाने और कार्गो ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जा सके। बता दें कि 10 साल पुराने बोइंग 767 एयरक्राफ्ट $90 मिलियन में पड़ेंगे, जबकि 20 साल पुराने बोइंग 767 एयरक्राफ्ट $65 मिलियन में पड़ेंगे। वहीं HAL इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ इस एयरक्राफ्ट में सभी मुख्य हिस्सों को, खास करके स्ट्रक्चर, वायर और सिस्टम को बदलेगी। इसके अलावा इसमें नया इंजन और मिलिट्री ग्रेड के एवियोनिक्स भी लगाए जाने हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि तेजस विमान को लेकर आ रही है। दोस्तों HAL ने पिछले वित्तीय वर्ष में 6 FOC तेजस मार्क 1 फाइटर जेट्स को भारतीय वायुसेना को डिलीवर किया था और अब पूरे 31 तेजस एयरक्राफ्ट्स डिलीवर किए जा चुके हैं भारतीय वायुसेना को, जिसके आधार पर तेजस की 2 स्क्वाड्रन्स बनी है। इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने कहा कि पहले स्लॉट के तहत तेजस मार्क ट्रेनर एयरक्राफ्ट को मार्च 2023 में डिलीवर किया जाएगा और बाकी के जो तेजस हैं उन्हें 2023 के मध्य में इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा और इस प्रकार भारतीय वायुसेना के पास पहले 40 मार्क 1 वेरिएंट वाले तेजस फाइटर जेट्स उन्हें मिल जाएंगे। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो लाइट वेट टॉर्पीडो TLXP को लेकर आ रही है। बता दें कि लाइट वेट टॉर्पीडो जो कि एक अंडर वाटर वेपन है, ये स्टेट ऑफ द आर्ट तैयार किया गया है, जिसे कि हेलीकॉप्टर और शिप दोनों से लॉन्च किया जा सकता है। बता दें कि इसमें एक्टिव पैसिव होमिंग सीकर लगा है। इसकी मैक्सिमम स्पीड है 33 नॉट्स की, इंड्योरेंस है 6 मिनट का और रेंज है 6 किलोमीटर की। बता दें कि इसका वजन है वॉरहेड के साथ 225 किलोग्राम का। ये अपने साथ 44 किलोग्राम का एक्सप्लोजिव ले जा सकती है। दोस्तों अगली खबर LAC से आ रही है। दोस्तों हाल ही में रिपोर्ट सामने आई है जिसमें सरकारी सूत्रों ने भी खुलासा किया है कि PLA की वायुसेना के पास पूर्वी लद्दाख सेक्टर में होटन एयर बेस पर लगभग 2 दर्जन फ्रंटलाइन लड़ाकू विमान मौजूद हैं, जिनमें कि J-11 और J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट शामिल हैं। इसके अलावा चीनी वायुसेना भारतीय क्षेत्र के करीब नए हवाई क्षेत्रों का निर्माण कर रही है, जो उन्हें कम ऊंचाई पर उड़ानें संचालित करने की अनुमति देगा। पीपल लिबरेशन आर्मी की वायुसेना भारत के साथ LAC रेखा पर उत्तर में लद्दाख से लेकर उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। बता दें कि होटन के अलावा भारतीय एजेंसियां चीनी एयरफोर्स के गारगुनसा, काशगर, होमपिंग, डकोंगा, लिंजी और शिनजियांग और तिब्बत में पंगट एयरबेस की भी निगरानी कर रही है। शिनजियांग और तिब्बत दोनों ही चीनी पश्चिमी थिएटर कमांड के अधीन है, जो कि भारत के साथ लगती LAC को देखता है। हाल ही के वर्षों में चीनी एयरफोर्स ने यहाँ पर कई तरीके के निर्माण किए हैं, रनवे की लंबाई बढ़ाई है और अधिक से अधिक अपने एयरक्राफ्ट को संचालित करने के लिए यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मैन पावर भी बढ़ा दी है। हालांकि चीनी वायुसेना ने अपने J-20 लड़ाकू विमानों को LAC पर तो तैनात किया है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय पक्ष ने अपनी तैयारियों को और ज्यादा पुख्ता कर दिया और इनसे निपटने के लिए आगे के हवाई अड्डों पर सुखोई 30 MKI, MiG-29 और मिराज 2000 जैसे बेड़ों को तैनात कर दिया गया। इसके अलावा भारतीय वायुसेना ने वहां पर अपने AN-32, C-130J, C-17 जैसे कार्गो विमान, इसके अलावा अपाचे, चिनूक जैसे हेलीकॉप्टरों के साथ साथ राफेल, Su-30 MKI, MiG-29 जैसे लड़ाकू जेट्स को भी वहां पर शामिल किया है। यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा भारत ने अपनी तैनातगी में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, रडार और UAV के साथ उच्च निगरानी क्षमता भी यहाँ पर तैनात कर रखी है। भले ही चाइना ने दोस्तों J-20 लड़ाकू विमान सीमा पर तैनात कर रखा है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चीन के J-20 लड़ाकू विमानों के पास अधिक हथियार और ईंधन ले जाने की जगह बहुत ही कम होगी अगर वे तिब्बती पठार पर उच्च ऊंचाई वाले हवाई अड्डों से संचालित होते हैं। वहीं यह भी दावा किया जा रहा है विशेषज्ञों की तरफ से कि चीनी स्टेल्थ जेट को युद्ध का कोई अनुभव नहीं है और वो कभी भी संघर्ष में शामिल नहीं हुआ है। इसकी क्षमताओं के बारे में जानकारी है ही नहीं और चीनी मीडिया ने इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश भी किया है। दूसरी ओर राफेल के पास पर्याप्त अनुभव है और 50,000 फीट की सर्विस सीलिंग के साथ उच्च ऊंचाई पर बहुत ही अच्छी तरीके से ये कार्य कर सकता है और इन राफेल विमानों को भारतीय आवश्यकताओं के अनुसार ही अनुकूलित किया गया है। तो अगली खबर की बात करते हैं तो वो क्वाड बनाम ब्रिक्स को लेकर आ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया में जियोपॉलिटिक्स स्थिति बड़ी तेजी से बदलती जा रही है। एक तरफ अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देश हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रूस और चीन है। इस बीच अब दोनों ही गुटों की कोशिश दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत को अपने साथ लाने की है। यही वजह है कि चीन को घेरने के लिए बने क्वाड की जापान में शिखर सम्मेलन के बाद अब ब्रिक्स देश अपनी बैठक करने जा रहे हैं। क्वाड और ब्रिक्स को एक दूसरे का विरोधी माना जाता है, लेकिन इन दोनों संगठनों में भारत शामिल है। ये भारत की बढ़ती अहमियत है कि दोनों ही संगठन किसी भी तरह से भारत को अपने साथ रखना चाहते हैं। दोस्तों बता दें कि क्वाड देशों की बैठक में अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया ऐसे समय में टोक्यो में मिले जब भारत सरकार
रूस के मुद्दे पर क्वाड के अन्य सदस्य देशों से अलग राय रखती है। इसे क्वाड की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि क्वाड का विरोधी संगठन ब्रिक्स अपना पूरा जोर कसे हुए है, क्योंकि इसमें भारत, रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। ब्रिक्स पश्चिमी देशों से 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बढ़ते महत्व को दर्शाता है। बता दें कि इस वक्त ब्रिक्स का चेयरमैन चीन है और चीन चाहता है कि भारत के प्रधानमंत्री चीन के दौरे पर आए। उधर भारत ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी को साफ तौर पर बता दिया है कि बिना लद्दाख संकट के सुलझाए ये दौरा मुमकिन नहीं होगा। वहीं क्वाड देशों के नेता साल 2022 में ही 2 बार मिल चुके हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि क्वाड की ये बैठक जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से गेम चेंजर साबित हुई है। तो दोस्तों, ये थे अब तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।